राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूट्स टू रूट्स नामक प्रदर्शनी आयोजित करेगा। G20 नेताओं की पत्नियां इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि इसमें देश भर की दुर्लभ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत के सांस्कृतिक गौरव को विश्व के मानचित्र पर लाना है। प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी संग्रहालयों और दीर्घाओं की भारतीय कलाकृतियों और मूर्तियों को दर्शाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों की मेजबानी करना भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर होगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री ठाकुर ने कहा कि शिखर सम्मेलन के मुख्य परिसर भारत मंडपम के निकट आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र बनाया गया है। ये सफलता की और हमारा G20 बढ़ रहा है। ये इसमें हम सबके प्रयास, जो दुनिया भर के जो हमारे मीडिया कर्मी आएंगे, उनके सुविधाओं से लैस ये पूरा एरिया होगा और शायद ही कहीं पर मीडिया सेंटर मेन लीडर समिट के पास इतना हो जितना यहाँ पे किया गया है। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी पटना स्थित एस्कॉन मंदिर समेत विभिन्न कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सुबह से ही विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। रात्रि 12 बजे मंदिरों में जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जीवन प्रबंधन का महानतम दर्शन है और हमें इसका अनुसरण करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि इस अवसर पर लोग श्रीकृष्ण के आदर्शों और उनके कर्मयोग के उपदेश को आत्मसात करने का संकल्प लें। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 6 करोड़ 98 लाख इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनमें से अब तक 6 करोड़ 84 लाख ITR सत्यापित किए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सत्यापित ITR में से 6 करोड़ से अधिक ITR संसाधित किए गए हैं, यानी 88% से अधिक सत्यापित ITR संसाधित हो गए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 2 करोड़ 45 लाख से अधिक रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मानसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार के अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। रोहतास जिले में 4 और सारण जिले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रदेश के सभी नगर निकायों में जीविका समूह का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि जीविका समूह के माध्यम से शहरी गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास और जीविकोपार्जन योजनाओं को लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, अब उनका संचालन जीविका के माध्यम से होगा। पहले अन्य संस्थाएं करती थी। ये NLURM योजना भी एक पूर्व में संचालित थी, आपको जानकारी होगी, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन था। अब जितनी भी स्वयं सहायता समूह शहरी क्षेत्र में है, उनका संचालन जीविका के माध्यम से किया जाएगा। श्री सिद्धार्थ ने कहा कि सभी अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालयों में जीविका दीदी की रसोई व्यवस्था को भी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने चौथे कृषि रोडमैप के तहत दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 108 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो दलहन है, दलहन मिशन कार्यक्रम है, जो दाल का मिशन कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत 108 करोड़ 59,35,374 रुपए की लागत से योजना स्वीकृत की गई। तो दलहन मिशन है, इसके अंतर्गत दाल को प्रोत्साहन देना, दाल के पल्सेस के उपज में प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुंगेर और गोपालगंज में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। इसके निर्माण के लिए कैबिनेट ने 300 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। राष्ट्रीय हरित अभिकरण के अनुपालन में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4000 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति दी गई है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए और गया में धर्मशाला निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। बैठक में कुल 32 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई। उच्चतम न्यायालय में जातीय आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आगामी विश्व कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। मुंबई में अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली चयन समिति ने टीम के सदस्यों के नाम घोषित किए। विश्व कप के लिए टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है, जबकि हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। लंबे समय से चोट के कारण टीम से बाहर रहे KL राहुल और श्रेयस अय्यर को विश्व कप के लिए टीम में शामिल किया गया है। इनके अलावा विराट कोहली, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को भी टीम में जगह मिली है। बिहार के ईशान किशन समेत मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को DLED प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए 9 से 11 सितंबर तक लिंक उपलब्ध कराएगा। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने B.Ed और DLED दोनों कोर्स किए हैं लेकिन सिर्फ B.Ed का प्रमाण पत्र अपलोड किया है, वे डैशबोर्ड में उपलब्ध लिंक के माध्यम से DLED का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इधर आयोग के सचिव रवि भूषण ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लेने के बाद ही कोई निर्णय किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि मध्य विद्यालय में पदस्थापित स्नातकोत्तर योग्यताधारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक अपने ही वेतनमान में प्रधानाध्यापक के पद पर पूर्णकालिक रूप से कार्य कर सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्नातकोत्तर योग्यताधारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के अनुपलब्ध रहने पर स्नातक प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। प्रदेश में मादक पदार्थों के 11 तस्करों की 22 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव दिया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। EOU के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए विशेष कोषांग का गठन किया जाएगा। नारकोटिक सेल जो आर्थिक अपराध इकाई का होगा वो अब एक पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के अधीन होगा। तो बहुत शीघ्र यहाँ पर एक SP रैंक के अधिकारी की पोस्टिंग होगी। इसके अलावा यहाँ DSPs, इंस्पेक्टर्स की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं बिहार में, जहाँ पर मादक पदार्थों की तस्करी, उसका सेवन, उसके जो ट्रांजिट पॉइंट्स हैं स्टेट में, मूवमेंट जो हो रहा है, रूट्स हैं, वहाँ फील्ड में भी आर्थिक अपराध इकाई से DSP और इंस्पेक्टर्स की स्थायी रूप से तैनाती की जाए। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने FM रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई के अनुसार निजी FM रेडियो ऑपरेटर्स को हर घंटे 10 मिनट तक समाचार और समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि समाचार सामग्री के लिए आकाशवाणी पर लागू कार्यक्रम आचार संहिता को निजी FM रेडियो चैनलों पर भी लागू किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि FM रेडियो चैनल की वार्षिक लाइसेंस फीस को नॉन रिफंडेबल वन टाइम एंट्री फीस से अलग किया जाना चाहिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां।
आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने G20 के निमंत्रण पत्र पर उठे विवाद को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, इंडिया और भारत पर महाभारत। दैनिक जागरण ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बयान के हवाले से लिखा है, अधिकारी करते हैं अपमान तो कैसे करें आग्रह पर विचार। दैनिक भास्कर ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को प्रमुखता देते हुए लिखा है, राज्य में डेंगू के मरीज 300 के पार। प्रभात खबर ने यातायात के नियमों से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, राज्य भर में खरीदे जाएंगे इंटरसेप्टर वाहन, यातायात नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, राज्य के सरकारी कर्मियों को अगले वर्ष मिलेगी 56 छुट्टियां। आज अखबार का शीर्षक है, 370 पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित।